हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल योर एमबीए असिस्टेंट में। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, उसके बाद न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक ज़रूर देखें जिससे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना कर पाएँ। वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जैसा कि हम नाम से देख पा रहे हैं कि हम एक नए प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, बनाते हैं और उसे मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं सेल करने के लिए। इसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम प्रोडक्ट को एक जीवन देते हैं। उसके इनिशियल आइडिया से हम एक आइडिया डेवलप करते हैं कि हमें प्रोडक्ट क्या बनाना है। वहां से लेकर हम प्रोडक्ट को फाइनली जब मार्केट में लॉन्च करते हैं तो उस बीच के जो भी प्रोसेस होते हैं उन्हें हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर काउंट करते हैं, जो कि हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रोथ स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इससे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिलती है कि वो अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड कर सके और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सके। अब जैसा कि आप देख पाते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ए एंड ऑर्गेनाइजेशन बी। अगर दोनों ही कंपनीज सेम इंडस्ट्री की हैं और 5 प्रोडक्ट्स सेल करती हैं मार्केट में, अगर एक दूसरी कंपनी है वो अगर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के थ्रू नए नए प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करेगी और अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्रीज करेगी, चांसेस आर मोर कि उस कंपनी को ज़्यादा यूजर्स मिलेंगे, ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे और वो अपनी सेल्स को, रेवेन्यू को, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर पाएगी। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जिससे वो अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को, जो भी उसके प्रोडक्ट का मेन्यू होता है, उसे वो इंक्रीज कर पाता है और अपने रेवेन्यू को, अपने प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर पाता है और उसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइम पे हम कस्टमर की नीड्स को, वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, नए नए प्रोडक्ट आइडियाज़ को जनरेट करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं प्रोडक्ट की, उनके प्रोटोटाइप्स डेवलप करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, वैलिडेट करते हैं और उनको लॉन्च कर देते हैं मार्केट में सेल करने के लिए। ये सारे एलिमेंट्स न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर आते हैं, जो कि हम आने वाली इस वीडियो के अंदर जानेंगे। ये कोलैबोरेटिव एक्टिविटी है जिसके अंदर कई सारे टीम्स इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि मार्केटिंग टीम, डिज़ाइन टीम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, मैन्युफैक्चरिंग टीम, फाइनेंस टीम। अब एक सक्सेसफुल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेस के लिए हमें एक कस्टमर नीड्स और वांट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और मार्केट्स में जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो भी कंपटीशन चल रहा है, हमें उसकी जानकारी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हमारा जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है वो सक्सेसफुल रहे और हमारा मार्केट में जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं वो ईजिली अवेलेबल हो कस्टमर के लिए और वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खरीदें। अब हम देख लेते हैं कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन से स्टेजेस से होकर जाना पड़ता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को। सबसे पहले आता है आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन के अंदर हम प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए सबसे पहले एक कंसेप्ट और एक आइडिया डेवलप करते हैं, जिसके बेसिस पे हम प्रोडक्ट को बनाने जाएंगे। इसके अंदर हम कई सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं और जो भी मार्केट के अंदर गैप्स हैं तो उन्हें हम फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। अब जो भी कोई बिजनेस है, जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो आइडिया को जनरेट कैसे कर सकती है। कुछ वेज हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ कस्टमर्स। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को ये देखना चाहिए कि कस्टमर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर, जो हमारी इंडस्ट्री रेलिवेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर हम डील कर रहे हैं, उनको लेकर हमारे जो भी कस्टमर हैं वो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और हमें ये भी मेक श्योर करना है कि वो हमारे जितने भी टारगेट ऑडियंस हैं, किसी एक टारगेट ऑडियंस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो एक कॉमन प्रॉब्लम होनी चाहिए जो कि हमारे एंटायर टारगेट मार्केट सफ़र कर रही है। जिस प्रॉब्लम से हमें उस प्रॉब्लम पे एम्फेसाइज करना है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। स्वॉट एनालिसिस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें अपने प्रोडक्ट के अंदर स्ट्रेंथ देखनी है कि हमारे प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ हमें क्या क्या और प्रोवाइड हो सकती हैं उस प्रोडक्ट से, और हमारे प्रोडक्ट के थ्रेट्स क्या हैं। स्वॉट एनालिसिस के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि हम और नए इनोवेशन अपने प्रोडक्ट के अंदर, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनमें हम क्या ऐसा अपडेट कर सकते हैं, या फिर जो भी वीकनेसेस हैं उन्हें हम कैसे टारगेट कर सकते हैं और हम उन वीकनेसेस के बेस पे एक नया प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं जिसके अंदर वो वीकनेस एरिया काफ़ी ज़्यादा कम हो और स्ट्रेंथ एरिया काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल आइडियाज़।
इंटरनल आइडियाज़ वो आइडियाज़ होते हैं जो कि हमारी कंपनी के अंदर से ही हमें मिलते हैं, जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट, कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट, सेल्स टीम और टेक्निकल डिपार्टमेंट। ये जितने भी सारे डिपार्टमेंट जिनका मैंने नाम लिया है, ये सारे डिपार्टमेंट डायरेक्टली कस्टमर के टच में होते हैं और इनकी हेल्प से हम ये पता लगाते हैं कि कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, कस्टमर की डिमांड्स क्या है। और जब भी कोई कस्टमर कस्टमर सपोर्ट पे कांटेक्ट करता है तो वो अपनी प्रॉब्लम बताता है, जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट से एसोसिएटेड उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टाइम हमारी जो सेल्स टीम होती है, उसके थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं सेल हो पा रहा है, कस्टमर को किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर वो हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है। सो ये सारी चीज़ें हम मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट, सेल्स टीम, टेक्निकल डिपार्टमेंट, इन सब से गैदर करते हैं। सो ये सारे जितने भी आइडियाज़ हम लेते हैं, ये सब हमारे इंटरनल आइडियाज़ होते हैं, ये सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही हमें मिलते हैं। एक्सटर्नल आइडियाज़ की बात करें, ये हमें आउटसाइड सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे कि हम कॉम्पिटिटर रिसर्च करते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या सामान बेच रहे हैं, वो हमारे किस प्राइस पे बेच रहे हैं, उनके प्रोडक्ट के अंदर ऐसे क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या ऐसे फीचर हैं जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, और जो कस्टमर दूसरे के प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीद रहा है, हमारे प्रोडक्ट को कम खरीद रहा है। तो हम कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हम कस्टमर से फीडबैक भी लेते हैं, जिसकी हेल्प से हमें ये पता चलता है कि कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट से और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और हम उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने की कोशिश अपने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक काफ़ी पॉपुलर टेक्निक है, जिसके अंदर एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर स्पेशलाइज होते हैं, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल को बिठाया जाता है। वो काफ़ी सारे आइडियाज़ जो भी पॉसिबल हो पाते हैं कम से कम समय में, वो उन आइडियाज़ को जनरेट करते हैं। नो मैटर कि वो आइडियाज़ कितने प्रैक्टिकल है या फिर कितने इम्प्रैक्टिकल है। सबसे पहले हम आइडियाज़ को जनरेट करने की कोशिश करते हैं जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू आते हैं। और जो गोल होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, वो ये देखता है, वो मेक श्योर करता है कि हम क्रिएटिवली सोच पाएँ और हम कई तरह के आइडियाज़, कई सारे आइडियाज़ को जनरेट कर पाएँ। नेक्स्ट देख लेते हैं, कस्टमर फीडबैक। कस्टमर फीडबैक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कस्टमर से फीडबैक ले सकते हैं और ये जान सकते हैं कि हमारे कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से और क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो हमारे प्रोडक्ट से उनकी सॉल्व नहीं हो पा रही है। और ये काफ़ी एक्सेलेंट सोर्स है न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ को जनरेट करने का। और कस्टमर फीडबैक हम ले सकते हैं सर्वेस के थ्रू, फोकस ग्रुप इंटरव्यू के थ्रू, सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू, सर्वे फॉर्म क्रिएट करके, और कस्टमर की नीड्स को अंडरस्टैंड करके, उनके प्रेफरेंसेस को अंडरस्टैंड करके कंपनी उन गैप्स को फुलफिल करने की कोशिश करती है और नए प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करती है जो कि उनके नीड्स के अकॉर्डिंग होते हैं, जिसकी हेल्प से जो हमारा न्यू प्रोडक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होता है मार्केट के अंदर, और उसके ग्रो करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च एक काफ़ी पावरफुल टूल है, जिसकी हेल्प से जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो वैल्यूएबल इंसाइट्स मार्केट से ले पाती है, और जो भी इंडस्ट्री के अंदर ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, जो कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस होते हैं, वो पता लगाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है मार्केट रिसर्च। इससे कंपनी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर पाती है और नए प्रोडक्ट और सर्विसेज को लॉन्च करने के आइडियाज़ ले पाती है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करती है। वो ये देखती है कि जो सेम इंडस्ट्री का जो हमारा कॉम्पिटिटर है, वो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बेच रहा है जो उसकी सेल हमारे से ज़्यादा हो रही है, और वो ऐसा प्रोडक्ट का कौन सा फीचर है जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर नहीं है और जिसकी वजह से उसकी सेल ज़्यादा हो रही है। और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर हम उस फीचर को, उस प्रोडक्ट को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, जिसकी हेल्प से हम उसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं और हम कॉम्पिटिशन को बीट कर सकते हैं। इंटरनल आइडिया जनरेशन। इंटरनल आइडिया जनरेशन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करती हैं कि वो प्रोडक्ट आइडियाज़ दें, जैसे कि वो अपनी कंपनीज के अंदर सजेशन बॉक्स सेटअप करती हैं। जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सजेशन बॉक्स के अंदर अपने अपने न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ के सजेशंस को पुट करते हैं, और इनोवेशन वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करती हैं ऑर्गेनाइजेशन, और इंसेंटिव देती है अपने एम्प्लॉयज़ को जब भी वो एक प्रोडक्ट आइडिया को देते हैं, जिसकी हेल्प से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ के साथ कंपनीज के पास आते हैं, और कंपनीज को आइडियाज़ मिलता है कि वो कैसे अपने नए प्रोडक्ट को डेवलप कर पाती है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल इंसाइट, काफ़ी रियल टाइम इंसाइट्स देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। और अगर हम उन्हें इंसेंटिव देंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे हमें आइडिया जनरेशन के अंदर।
मार्केट एनालिसिस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम मार्केट रिसर्च करते हैं। मार्केट रिसर्च से हम इनोवेटिव ट्रेंड्स देखते हैं, जो भी कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस होते हैं हम उनको एनालाइज करते हैं और हम वैल्यूएबल इंसाइट्स लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम आइडियाज जनरेट करते हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्ट टच में रहते हैं कस्टमर के, सो इनकी हेल्प से हम कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस पता लगा पाते हैं और हम ये देख पाते हैं कि हमारे ऐसा कौन सा फीचर है प्रोडक्ट का जो कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, या फिर हमारे प्रोडक्ट की अफोर्डेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है जो कि कस्टमर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। सो हम मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट से हेल्प लेकर अपने आइडियाज़ को जनरेट करते हैं नए प्रोडक्ट के लिए। कस्टमर फीडबैक, जैसा कि मैंने आपको बताया, कस्टमर फीडबैक लेकर हम अपने आइडियाज़ को जनरेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आइडिया स्क्रीनिंग। अभी तक हमने देखा कि हमने कई सारे सोर्सेज से आइडियाज़ को जनरेट करा कि हमें बनाना क्या है। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि हम बनाने क्या जा रहे हैं। उसके बाद हमें ये देखना है कि कस्टमर चाहता क्या है, कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग हम उस प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। सो आइडिया स्क्रीनिंग के अंदर हम ये देखेंगे कि जो भी सबसे ज़्यादा पोटेंशियल, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रॉमिसिंग आइडिया होगा, जो हमें लगेगा कि इस आइडिया को लॉन्च करने में हमें सबसे ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है, हम उस आइडिया को चूज़ करेंगे। बाकी सारे आइडियाज़ को हम एलिमिनेट कर देंगे। जैसा कि हमने देखा था कि आइडिया जनरेशन के अंदर हम ये चीज़ नहीं देख रहे थे कि कोई भी आइडिया प्रैक्टिकल होगा, इम्प्रैक्टिकल होगा, हमें सक्सेस देगा या फिर नहीं देगा। हमें ये चीज़ आइडिया जनरेशन में नहीं सोचनी थी और हमें सिर्फ आइडियाज़ को जनरेट करना था। जो भी आइडिया हमें पॉसिबल लगता है कि ये आइडिया हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल हो सकता है। अब स्टेज 2 के अंदर आइडिया स्क्रीनिंग में हम ये देखेंगे कि वो जो आइडियाज़ हमने लिस्ट डाउन करे हैं, जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू या फिर अदर एक्टिविटीज़ के थ्रू, अब हम उसमें से देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा फीजिबल, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोटेंशियल आइडिया लगता है, जिससे हमें लगता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलेगी और जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम अचीव कर पाएंगे उस प्रोडक्ट के लॉन्च से। सो उस आइडिया को हम सेलेक्ट करेंगे। बाकी जितने भी सारे आइडियाज़ हैं उन्हें हम एलिमिनेट कर देंगे। जैसा कि इसमें लिखा है कि इंडस्ट्री नॉलेज एक्सपर्ट्स जो होते हैं, जिन्हें इंडस्ट्री की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है, उनके सामने हम उन सारे आइडियाज़ की लिस्ट को रखेंगे और वो लोग अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उन आइडियाज़ को स्क्रीन करेंगे और जो बेस्ट पॉसिबल आइडिया होगा, जो कि उन्हें लगेगा कि ये मार्केट में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, उस आइडिया को वो लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अब कुछ कंसिडरेशन है आइडिया स्क्रीनिंग के अंदर, जब जिनका हम ध्यान रखते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते टाइम। सो चलिए देख लेते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स को। आइडेंटिफाई द क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग आइडियाज। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि हमारे प्रोडक्ट की सक्सेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनके लिए हम एक क्राइटेरिया सेट करेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो सकती है, वो कितना ज़्यादा टेक्निकली प्रैक्टिकल है, कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है और कितना ज़्यादा हमें सेल्स ग्रो करके ड्राइव करके दे सकता है। सो हम एक क्राइटेरिया सेट करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। जनरेट अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल आइडियाज़। अब जितने भी सोर्सेज से हमने उन आइडियाज़ को कलेक्ट करा है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ से कलेक्ट करा है, कस्टमर से कलेक्ट करा है, मार्केट रिसर्च करके, कॉम्पिटिटर रिसर्च करके, जितने भी हमने आइडियाज़ गैदर करे हैं, उन सारे आइडियाज़ को हम एक साथ रखेंगे। इवेलुएट ईच आइडिया अगेंस्ट द क्राइटेरिया। अब इस वाले स्टेज के अंदर, फर्स्ट स्टेज के अंदर, जो भी हमने क्राइटेरिया सेट करे थे कि जो भी हमारे को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ड्राइव करके देगा, सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा, जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, जो कि ज़्यादा टेक्निकल नहीं होगा, हम उन क्राइटेरियाज के बेसिस पे इन सारे आइडियाज़ को इवेलुएट करेंगे। प्रायोरिटाइज द मोस्ट प्रॉमिसिंग आइडियाज़। अब जैसा कि हमने इस चीज़ के अंदर इवैल्यूएट कर लिया अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जो भी पोटेंशियल आइडियाज़ हैं उन्हें हमने इवैल्यूएट करा और उन्हें हमें सेलेक्ट करा। अब इस चीज़ के अंदर हम उन आइडियाज़ को प्रायोरिटाइज करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बेस पे होगा, जो हमें लगेगा कि हाँ ये सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग आइडिया, सबसे ज़्यादा सक्सेस दे सकता है, उन आइडियाज़ को हम प्रायोरिटाइज करेंगे, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 ऐसे करके। जो भी हमारे प्रॉमिसिंग आइडियाज़ होंगे, जो भी हमारे सक्सेसफुल आइडियाज़ होने वाले होंगे। टेस्ट द टॉप आइडियाज़। अब जैसे ही हमने अपने आइडियाज़ को प्रायोरिटाइज कर लिया और हमने ये देख लिया कि ये कुछ टॉप आइडियाज़ हैं, रैंक 1 वाले, रैंक 2 वाले, रैंक 3 वाले, उसके बाद हम उन टॉप आइडियाज़ को टेस्ट भी तो करेंगे, उनके ऊपर फर्दर रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उन्हें वैलिडेट करेंगे और हम देखेंगे कि वो आइडिया कितना प्रैक्टिकल हो सकता है और हमें कितना सक्सेस दे सकता है। डेवलप अ डिटेल्ड प्लान फॉर द सेलेक्टेड आइडिया।
अब जैसे ही हमने उस आइडिया को टेस्ट कर लिया, उसके बाद हम एक डिटेल्ड प्लान बनाएंगे उस आइडिया के ऊपर। जैसे कि हम ये देखेंगे कि उसका कमर्शलाइजेशन कैसे करना है, उसका बजट क्या होगा, उसके ऊपर हमें कितने रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं। सो जो मोस्ट प्रॉमिसिंग आइडिया होगा जो हम टेस्ट करेंगे, उसके ऊपर हम एक डिटेल्ड प्लान बनाएंगे कि हमें उसके ऊपर कैसे फर्दर प्रोसीड करना है, कैसे उसकी डेवलपमेंट करनी है। आइडिया स्क्रीनिंग एक काफ़ी क्रिटिकल स्टेप है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर, क्योंकि ये कंपनीज को अवॉइड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है जो भी उनकी कॉस्टली मिस्टेक्स होती हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर देता है मार्केट में सक्सेस होने के चांसेस को जो भी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। सो अगर कंक्लूजन की बात करें तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट आइडिया के अंदर ये एक ऐसा आइडिया होना चाहिए, जो भी हम आइडिया स्क्रीन करेंगे, स्क्रीन करके सारे आइडियाज़ को जो भी आइडिया हमारा निकलेगा वो काफ़ी यूनिक होना चाहिए, जिसकी हेल्प से हम ऐसा कर पाएँ कि हमें कस्टमर को कन्विंस ना करना पड़े पे करने के लिए, और कस्टमर ऑटोमेटिकली हमारे प्रोडक्ट को खरीदना चालू कर दे। चलिए आगे देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। अब हमने देखा कि सबसे पहले हमने कई सारी एक्टिविटीज़ करके आइडियाज़ को जनरेट करा। उसके बाद हमने ये देखा कि जितने भी आइडियाज़ हमने जनरेट करे थे उनमें से जो बेस्ट पॉसिबल आइडिया था, हमने उस आइडिया को सेलेक्ट कर लिया और एक डिटेल्ड प्लान को बना लिया। अब कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग के अंदर हम ये देखेंगे कि जो भी आइडिया हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट को पार करके आया है, उसका एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन या ब्लूप्रिंट बनाएंगे अपने आइडिया का, जिसकी हेल्प से हम प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे और मार्केट के अंदर लॉन्च करेंगे। कंसेप्ट डेवलपमेंट एक ऐसा एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे कि आइडिया के अंदर हमने सिर्फ ये देखा कि हमें क्या प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन कंसेप्ट के अंदर अब हम ये देखेंगे कि हमारा टारगेट मार्केट क्या होने वाला है, हमारे फीचर्स क्या होने वाले हैं प्रोडक्ट के अंदर, क्या हमारा प्रोडक्ट बेनिफिट देने वाला है हमारे कस्टमर को, किस तरह से हमारा प्रोडक्ट कस्टमर की सोल्यूशन कर सकता है प्रॉब्लम का, और कस्टमर को कितना वो अपीलिंग होगा, और क्या प्राइस होगा हमारे प्रोडक्ट का। तो ये सारी चीज़ें हम कंसेप्ट डेवलपमेंट के अंदर करेंगे। और कंसेप्ट के अंदर हम ये भी देखेंगे कि उसकी डिज़ाइनिंग में कितना कॉस्ट आएगा, उसे बनाने में कितना कॉस्ट आएगा, और उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का क्या तरीका होगा, कितना कॉस्ट आएगा प्रोडक्ट को लॉन्च करने में। सो ये सारी चीज़ें हम कंसेप्ट डेवलपमेंट के डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारी चीज़ें तैयार करेंगे। हम कुछ ऑल्टरनेटिव कंसेप्ट्स भी बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम कंपेयर कर पाएंगे डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स को, और हम ये देख पाएंगे कि कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो सबसे ज़्यादा कस्टमर को वैल्यू ऐड करके दे रहा है, कौन सा कंसेप्ट ऐसा है जो कस्टमर की प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पा रहा है, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है और इतना टेक्निकल भी नहीं है, हमारे कस्टमर ईजिली उसको यूज़ कर पा रहे हैं। सो हम ये सारी चीज़ें भी कंसेप्ट डेवलपमेंट के अंदर देखेंगे और एक ऑल्टरनेटिव कंसेप्ट भी बना के चलेंगे जिससे हम कंसेप्ट को कंपेयर कर पाएँ एक दूसरे के साथ। अब जैसे ही हम अपना कंसेप्ट को डेवलप करेंगे, तो हम उन कंसेप्ट्स को टेस्ट भी करेंगे जो भी हमारे सेट ऑफ कंज्यूमर्स होंगे उनके साथ। और कंसेप्ट टेस्टिंग एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीका है प्रोडक्ट को वैलिडेट करने का, क्योंकि हम अपना टाइम भी इन्वेस्ट करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर, रिसोर्सेज भी इन्वेस्ट करते हैं, और उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है कि हम अपना टाइम भी इन्वेस्ट करें, रिसोर्सेज भी इन्वेस्ट करें, और एट द एंड कस्टमर उसको खरीदे ही ना। सो हमें इस चीज़ का भी काफ़ी ध्यान रखना है कि हमें उसे वैलिडेट भी करना है उस कंसेप्ट को अपने जो भी टारगेट कंज्यूमर्स हैं उनके साथ शेयर करके। चलिए आगे देख लेते हैं। मार्केट स्ट्रेटेजी, बिजनेस एनालिसिस। सो मार्केट स्ट्रेटेजी के अंदर हम ये देखते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को ऑडियंस के साथ कैसे पहुंचाएंगे, ऑडियंस तक कैसे पहुंचाएंगे, हमें अपने ऑडियंस के साथ कैसे कनेक्ट करना है। जो मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है वो मैकार्थी के 4 P's ऑफ मार्केटिंग है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर। चलिए देख लेते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग, जैसे कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। सो प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें एक प्रोडक्ट तैयार करना है जो कि एक कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। इसके अंदर हम प्रोडक्ट की ब्रांडिंग देखते हैं और जो भी हमारी सर्विसेज जो हम प्रोडक्ट के साथ ऑफर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसके साथ हम जो भी सर्विसेज देते हैं, जैसे कि स्क्रीन रिप्लेसमेंट वारंटी हो गई, जैसे कि उसकी एक्सटेंडेड वारंटी हो गई, जैसे कि उसके हार्डवेयर कवर हो गए। ये सारी चीज़ें हम सर्विसेज के अंदर ऑफर करते हैं। हमें ये सारी चीज़ें देखनी है कि हम प्रोडक्ट के अंदर कैसी उसकी डिज़ाइनिंग होगी, कैसे उसकी हम ब्रांडिंग करेंगे, कैसे उसकी सर्विसेज को हम डिज़ाइन करेंगे, क्या क्या सर्विसेज हम उसको ऑफर करेंगे। ये सारी चीज़ें हम प्रोडक्ट के अंदर देखेंगे। प्राइस के अंदर हम ये देखेंगे कि हमें एक प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना है, क्योंकि विदाउट प्राइस हम कस्टमर को कैसे बेचेंगे, हमारे को एक प्रोडक्ट का प्राइस भी तो सेट करना होगा। उसके अंदर हम स्ट्रेटेजाइज करेंगे, हम स्ट्रेटेजीज बिल्डअप करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की क्या लाइसेंसिंग कॉस्ट चाहिए, क्या हमारे प्रॉफिट मार्जिन होंगे, और कैसे हम एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे जो कि कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा अपील करे, अट्रैक्ट करे।
इसके अंदर हम डिस्काउंटिंग पॉलिसीज भी रखेंगे कुछ, कि जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कुछ लोग होते हैं जो एमआरपी पे प्रोडक्ट को बेचते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एमआरपी पे डिस्काउंट देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बाय वन गेट वन देते हैं। सो ये सारी पॉलिसीज हम डिज़ाइन करेंगे, पेमेंट मोड डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरह से पेमेंट रिसीव करनी है, क्या क्या हमारे पेमेंट के मोड्स हो सकते हैं। सो कुछ प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। प्रमोशन के अंदर हम ये देखेंगे कि जो भी हमारे की फीचर्स हैं प्रोडक्ट के अंदर, जो भी हमारे प्रोडक्ट के यूएसपीज हैं, सो उन सारी चीज़ों को हम हाईलाइट करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, उनका मार्केटिंग करेंगे, पब्लिक रिलेशन स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, और हम ऐसा मीडियम सेलेक्ट करेंगे जिससे हम अपने ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, जैसे कि ईमेल मार्केटिंग हो गई, व्हाट्सएप मार्केटिंग हो गई, टेक्स्ट मैसेजिंग मार्केटिंग हो गई। कई तरह से हम अपने कस्टमर्स तक पहुंचेंगे एक बेस्ट मीडियम के थ्रू, जो कि सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो। उसके बाद हम कस्टमर से कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखेंगे, हम कस्टमर से कम्युनिकेशन तोड़ेंगे नहीं। हम ये नहीं करेंगे कि हमने कस्टमर को प्रोडक्ट बेच दिया और उसके बाद हमने उससे सारे नोट्स कट कर लिए। प्लेसमेंट के अंदर हम ये देखेंगे कि कस्टमर के प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, और उसके बाद हम अपने चैनल डिसाइड करेंगे कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या डिसाइड करना है, किस तरह से हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से हमारे कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचने वाला है। हम अपने सप्लाई चेन को डिफाइन करेंगे, हम देखेंगे कि हमें प्रोडक्ट लोकली बेचना है, रीजनली बेचना है, नेशनली बेचना है, या ग्लोबली हमें अपने प्रोडक्ट को बेचना है। उस हिसाब से हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डिज़ाइन करेंगे, हम अपनी सप्लाई चेन को देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक कैसे पहुंचने वाला है। जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी, उसके अंदर हम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि हम पोजीशनिंग को देखेंगे, प्राइसिंग देखेंगे, प्रमोशन देखेंगे हमारे नए प्रोडक्ट का, और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान करने के बाद हम अपने बिजनेस की जो भी हमारे स्टैट्स होंगे उन्हें हम इवेल्युएट करेंगे, और अपने प्रोडक्ट आइडिया को देखेंगे कि वो इफेक्टिवली रन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। बिजनेस एनालिसिस के अंदर हम अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हमारी सेल्स क्या हो सकती है, हमारी कॉस्टिंग क्या एक्सपेक्टेड कॉस्ट हो सकती है, हमारे प्रॉफिट प्रोजेक्शंस क्या हो सकते हैं। बिजनेस एनालिसिस में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को देखेंगे, और जो भी हमारे प्रॉफिट हो सकते हैं, सेल्स हो सकती है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें अगर कंपनी के ऑब्जेक्टिव से सेटिस्फाई कर रही हैं, सो उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर जाने के लिए तैयार होते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर हम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं, उसके अंदर हम प्रमोशन देखते हैं, पोजीशनिंग देखते हैं, प्राइसिंग देखते हैं प्रोडक्ट की, और बिजनेस एनालिसिस के अंदर हम अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं कि हमारी क्या प्रॉफिटेबिलिटी होने वाली है उस प्रोडक्ट से, क्या हमारे सेल्स होने वाली है, क्या हमारी कॉस्टिंग आने वाली है। उस हिसाब से हम अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव से उन सब चीज़ों को मैच करते हैं, और अगर वो चीज़ें मैच हो जाती हैं तो हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर जाना चालू कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिजनेस एनालिसिस के अंदर हम अपनी कॉस्ट देखते हैं, और हम ये देखते हैं कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि जो भी आइडिया जनरेशन होता है, आइडिया स्क्रीनिंग होती है, इसके अंदर हम ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, उसके अंदर हमें कॉस्ट आती है। जो भी हम कॉस्ट लगा रहे हैं अपने इन सारे प्रोसेसेस के ऊपर, वो वर्थ है या नहीं है, क्या उससे हमें कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ वैल्यू, क्या हमें पैसा, रेगुलर पैसा हमें उस चीज़ से मिलेगा या नहीं मिलेगा आने वाले टाइम में, क्या हमारा प्रोडक्ट फेल तो नहीं हो जाएगा। तो उसके अंदर हम ये सारी चीज़ों को देखते हैं बिजनेस एनालिसिस के अंदर, और हम अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग उस हिसाब से करते हैं, जैसे कि कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मॉडल। इसके अंदर हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जो भी हमारी कॉस्ट होती है हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे को टेक्नोलॉजी में कॉस्ट लगी, डेवलपमेंट में प्रोडक्ट की कॉस्ट लगी, लाइसेंसिंग में कॉस्ट लगी, और हमारा प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ आया, प्रोडक्शन कॉस्ट जो भी हमने उसे बनाने में खर्चा किया। उसके अंदर हमने अपना 50% प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, और जो हमने प्राइस रखा मार्केट में वो 150 रख दिया। ये एक कॉस्ट प्लस प्राइसिंग हो गई, स्ट्रेटेजी हो गई, जिसके बेसिस पे आप अपनी प्राइसिंग प्रोडक्ट की कर सकते हैं। और साइकोलॉजिकल प्राइसिंग ट्रिक भी होती है, जिसकी हेल्प से आप अपने कन्वर्जन चांसेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, अगर आप 150 अगर आपका प्राइसिंग आ रहा है मार्कअप ऐड करने के बाद, तो आप उस प्राइसिंग को 149 रुपीज़ रख सकते हैं। उसे राउंडेड ऑफ मत करिए, क्योंकि इसका एक डिसएडवांटेज होता है, जैसा कि आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, अगर आप कोई प्रोडक्ट देखते हैं 2000 रुपीज़ का, तो आप हमेशा यही सोचते हैं कि अरे यार 2000 रुपये का प्रोडक्ट है, काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो मैं इसको नहीं खरीदूंगा। बट अगर आप वहीं पर देखते हैं कि 1999 का प्रोडक्ट है, सिर्फ 1999 का ही तो है। ये एक साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होती है, जिसकी हेल्प से आप अपने चांसेस कन्वर्जन के काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं।
अब एक चीज़ 1000 रुपये की है तो आप देखेंगे कि अरे यार 1000 रुपये की चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा महंगी है, मेरे को नहीं लेना इसको। और अगर आप देखेंगे सिर्फ 999 रुपये की है, सो हुआ एक ही रुपया कम हुआ, बट उससे साइकोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सो आप साइकोलॉजिकल प्राइसिंग भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के अंदर। अब बात करते हैं प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग के अंदर जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो जब भी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करती है, मार्केट के अंदर लॉन्च करती है, सो वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई सेट करती है जब भी वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस होता है मार्केट के अंदर। ये स्ट्रेटेजी जब भी अप्लाई होती है जब नया या फिर इनोवेटिव प्रोडक्ट कोई कंपनी लॉन्च करती है, जब डिमांड उसकी उन्हें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाली है, तो वो प्राइस स्कीमिंग का यूज़ करते हैं और वो हायर प्राइस सेट करते हैं। और जैसे जैसे प्रोडक्ट की सेल डाउन होती है या फिर प्रोडक्ट पुराना होता जाता है, तो वो प्राइस को कम कर देते हैं। सो प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटेजी के अंदर अगर आप देख रहे हैं कि आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव है, जो मार्केट में नया है, जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, तो आप प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटेजी का भी यूज़ कर सकते हैं और अपने प्राइसेस को इनिशियली हाई लेवल पे सेट कर सकते हैं। और फिर जैसे प्रोडक्ट पुराना होता जाता है मार्केट के अंदर, तो आप प्राइसेस को अकॉर्डिंगली डाउन कर सकते हैं। पेनिट्रेशन प्राइसिंग का भी यूज़ कर सकते हैं आप। पेनिट्रेशन प्राइसिंग वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर जो कंपनीज होती हैं वो अपने प्रोडक्ट को इनिशियली कम प्राइस पे लॉन्च करती हैं, उसके बाद जैसे 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 पुराना होता जाता है प्रोडक्ट, वो उसका प्राइस इंक्रीज करते जाते हैं जैसे जैसे वो मार्केट को गेन करती है, मार्केट को कैप्चर करती है। सो पेनिट्रेशन प्राइसिंग तब काम आती है जब आपको लगता है कि आपका जो भी टारगेट कस्टमर है वो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है। सो इसके अंदर जब भी आप प्राइस पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, तो आप मार्केट को सबसे पहले कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप अपने प्राइसेस को इंक्रीजिंगली रेट से बढ़ा सकते हैं आने वाले टाइम में। जब आपका प्रोडक्ट थोड़ा पुराना हो जाए, तब आप अपने प्राइस को एडजस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब प्राइस स्कीमिंग और प्राइस पेनिट्रेशन दोनों ही स्ट्रेटजीज के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे कि प्राइस स्कीमिंग के अंदर कंपनीज काफ़ी जल्दी प्रॉफिट जनरेट कर लेती हैं स्टार्टिंग में, बट कस्टमर काफ़ी ज़्यादा लिमिट हो जाते हैं क्योंकि हर कस्टमर हाई प्राइस अफोर्ड नहीं कर पाता। बट इसके अंदर हम देखें तो प्राइस स्कीमिंग एक बेटर ऑप्शन है उन कंपनीज के लिए जो कि इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, बट उसके अंदर कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो उन प्राइसेस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सो इसके अंदर आपके कस्टमर काफ़ी ज़्यादा लिमिट हो जाते हैं। अब जो भी प्राइसिंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करती है, वो डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर पे, जैसे कि आपके प्रोडक्ट का नेचर क्या है, आपका कंपटीशन मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, और जो आपका टारगेट मार्केट है उसके बेसिस पे आप अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को सेलेक्ट करते हैं। और इन सारे फैक्टर्स को कंपनी को काफ़ी ज़्यादा केयरफुली इवेल्युएट करना होता है और एक बेस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना होता है, जिससे कि वो बिजनेस गोल्स को अचीव कर पाए और अपने कस्टमर को सेटिस्फाई रख पाए। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है कि एक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि अभी तक हम बात करते आ रहे थे कि हमने एक आइडिया जनरेट करा, आइडिया की स्क्रीनिंग करी, उसके बाद हमने कंसेप्ट डेवलप करा, उसको टेस्ट करा, उसके बाद हमने मार्केट एनालिसिस करा, बिजनेस एनालिसिस करा। सो अभी तक हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात नहीं करी थी। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर स्टेज 5 के अंदर ये एक ऐसा स्टेज है जिसके अंदर हम आइडिया को टेंजिबल प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसके अंदर हम एक ऐसा टेंजेबल प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि कस्टमर की नीड्स को मीट करता है और जो कि रेडी टू लॉन्च होता है मार्केट के अंदर। अब इसके कुछ स्टेजेस होते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के, चलिए जान लेते हैं। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। अब जैसा कि हमने कंसेप्ट डेवलपमेंट पहले भी पढ़ा था इसके अंदर, सो कंसेप्ट डेवलपमेंट टेस्टिंग के अंदर हमने देखा था कि हम एक डिटेल डिस्क्रिप्शन ड्रॉ करते हैं प्रोडक्ट की, और उसके अंदर हम सारी चीज़ें मेंशन करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के क्या फीचर्स होने वाले हैं, क्या हमारे को कॉस्टिंग आने वाली है, क्या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी आने वाली है, क्या हमारी सेल्स एक्सपेक्टेड होने वाली है। सो अब इस कंसेप्ट डेवलपमेंट के अंदर हम और भी ज़्यादा कंक्रीट कंसेप्ट बनाते हैं, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट को कर पाते हैं ईजिली। इसके अंदर हम देखते हैं कि प्रोडक्ट के फीचर्स क्या होंगे, बेनिफिट्स क्या होंगे, और ये कस्टमर को कितनी वैल्यू प्रोवाइड करने वाला है हमारा ये वाला प्रोडक्ट। सो कंसेप्ट डेवलपमेंट इस वाले के अंदर हम और भी ज़्यादा कंक्रीट कंसेप्ट को डेवलप करते हैं। डिज़ाइन एंड प्रोटोटाइपिंग। अब जैसे आपने जब आपने कंसेप्ट, एक कंक्रीट कंसेप्ट को डेवलप कर लिया, तो उसके बाद आपका काम रह जाएगा कि आपको अपने प्रोडक्ट का डिज़ाइनिंग करना है और एक प्रोटोटाइप मतलब एक डमी प्रोडक्ट को, वर्किंग मॉडल को डेवलप करना है,
जिसकी हेल्प से हम ये देख पाएंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट लॉन्च का जो भी आइडिया है, जो भी हमने आइडिया जनरेट करा है, वो कितना प्रैक्टिकल है और वो हमारे कस्टमर को कितना ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने वाला है, कितना कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। तो हम एक प्रोटोटाइप मतलब एक डमी प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, उसे डिज़ाइन करेंगे, उसके फीचर्स उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, जो भी बेनिफिट्स वो देने वाला है, जितने भी फीचर्स जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे डमी प्रोडक्ट के अंदर लॉन्च करेंगे हम। अब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करती है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर, तो जो कंपनीज हैं वो अपने चांसेस को सक्सेस के काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकती हैं मार्केट के अंदर और अपने बिजनेस गोल्स को काफ़ी ज़्यादा जल्दी अचीव कर सकती हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। अब जैसे हमने पिछले स्टेज में प्रोडक्ट की एक डमी को डेवलप कर लिया, सो टेस्टिंग एंड वैलिडेशन एक काफ़ी क्रिटिकल स्टेज है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। इसके अंदर हम प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं और हम ये देखते हैं कि जो भी कस्टमर की नीड्स हैं, जिनकी अकॉर्डिंग हमने अपने प्रोडक्ट की डमी को बनाया है, जो भी हम बनाने जाएंगे, सो वो जो भी स्पेसिफिकेशन को कैरी करता है, जो भी फीचर्स को कैरी करता है, फंक्शंस को कैरी करता है, वो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। कई कस्टमर ऐसा तो नहीं देख पा रहा कि जो प्रोडक्ट हमने डेवलप करा है वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल है और वो उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और जो ऐसा प्रोडक्ट तो हमने डेवलप नहीं कर दिया है कि वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है और कस्टमर हमारा अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है, जो भी हमारा टारगेट कस्टमर है। सो अपना जो भी हमने प्रोटोटाइप डेवलप करा है, उसकी हेल्प से हम ये देखते हैं कि कस्टमर जो भी स्पेसिफिकेशन हमारे प्रोडक्ट के अंदर चाहता है, वो सारे स्पेसिफिकेशन हमारे प्रोडक्ट के अंदर होने चाहिए और वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल नहीं होना चाहिए। हमारे कस्टमर इजीली सारे फंक्शंस को यूज़ कर पाएँ उस प्रोडक्ट के, और जो कि इकोनॉमिकल हो, जो हमारे सारे कस्टमर उन्हें अफोर्ड कर पाएँ। सो टेस्टिंग और वैलिडेशन के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हम देख लेते हैं, जिनकी हेल्प से हम टेस्टिंग और वैलिडेशन को इफेक्टिवली कर पाते हैं। यूज़र टेस्टिंग। अब जो भी हमारे पोटेंशियल कस्टमर हैं, जो भी हमारे टारगेट कस्टमर हैं, उनके साथ हम अपने प्रोडक्ट का जो प्रोटोटाइप है उसे टेस्ट करते हैं और हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे कस्टमर की टारगेट कस्टमर की जो भी नीड्स और एक्सपेक्टेशन है वो उस प्रोडक्ट से फुलफिल हो पा रही हैं या फिर नहीं हो पा रही। इसके अंदर हम फीडबैक को गैदर करते हैं, सर्विस के थ्रू, फोकस ग्रुप इंटरव्यू के थ्रू, इंडिविजुअल इंटरव्यू के थ्रू हम ये देख पाते हैं कि हमारे यूज़र टेस्टिंग सक्सेसफुल है या फिर नहीं है, जो भी हमारा प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप है वो कस्टमर की नीड्स को फुलफिल कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे, जैसे कि इकोनॉमिकली वो प्रोडक्ट सही है, स्पेसिफिकली उसकी स्पेसिफिकेशन सारी सही हैं, इकोनॉमिकल है वो प्रोडक्ट और वो टेक्निकल इतना ज़्यादा नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा ईजी टू यूज़ है। सो यूज़र टेस्टिंग के अंदर हम सर्विस के थ्रू, फोकस ग्रुप के थ्रू, इंडिविजुअल इंटरव्यूज़ के थ्रू हम फीडबैक गैदर करते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारा यूज़र सेटिस्फाइड है या फिर नहीं है। फंक्शनैलिटी टेस्टिंग। फंक्शनैलिटी टेस्टिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो उसके जो भी फंक्शंस हैं, जो भी उसका काम है, वो उसी तरह से कर रहा है जिस तरह से हमने उसका डिज़ाइन करा था अपने आइडिया जनरेशन के अंदर कि हमारा प्रोडक्ट के अंदर ये फंक्शंस होंगे, इस तरह से वो काम करेगा। सो हम अपने प्रोटोटाइप के अंदर हम ये देखेंगे कि जो भी फंक्शंस हमने उसके अंदर इंस्टॉल करे हैं वो उसी तरह से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। इसके अंदर हम प्रोडक्ट के फीचर्स को टेस्ट करते हैं, फंक्शनैलिटी टेस्ट करते हैं और उसकी रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, कि वो लंबे समय तक चलेगा या नहीं चलेगा, वो रिलायबल है, डिपेंडेबल है या फिर नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को हम फंक्शनैलिटी टेस्टिंग के अंदर टेस्ट करेंगे। सेफ्टी टेस्टिंग। सेफ्टी टेस्टिंग के अंदर हम ये देखेंगे कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। कोई भी हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि डेंजरस हो सकता है कस्टमर के यूज़ के दौरान, तो हम उसकी सेफ्टी के मेजर्स को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइज रखेंगे जिससे वो कोई भी हार्म ना पहुंचाए हमारे कस्टमर को। इसके अंदर हम प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स को टेस्ट करेंगे कि वो कोई हार्मफुल इफेक्ट ना दें हमारे कस्टमर को, ऐसे मटेरियल हम यूज़ ना करें जो कि सेफ ना हो, और उसकी परफॉर्मेंस को वेरियस कंडीशंस के अंदर इवेल्युएट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो सेफ्टी टेस्टिंग के अंदर ये देखेगी कि अगर उसका टायर ऑल सीजन टायर है तो वो ये टेस्ट करेगी कि वो टायर बारिश में, धूप में, सर्दी में, बर्फ के अंदर वो टायर की ग्रिप जो भी है वो अच्छे से परफॉर्म हो रही है नहीं हो रही है। अगर कस्टमर उसका टायर से ब्रेक लगा रहा है तो वो टायर रुक रहा है या फिर स्लिप हो रहा है। अगर वो स्लिप हो रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है हमारे कस्टमर के लिए, तो हमें इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है और सेफ्टी टेस्टिंग करनी है बिफोर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। परफॉर्मेंस टेस्टिंग। इसके अंदर हम प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे डिफरेंट कंडीशंस के अंदर, डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर, जिससे कि हमें पता चल पाए कि जो भी कस्टमर की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस है हमारी प्रोडक्ट के साथ वो उसी तरह से
हो रही हैं परफॉर्म या फिर नहीं हो रही हैं, उसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करेंगे कि वो किस तरह से मार्केट के अंदर परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है हमारा प्रोडक्ट। प्रोटोटाइपिंग के अंदर जैसा कि हम बताया, मैन्युफैक्चरिंग से पहले हम प्रोटोटाइप डेवलप करेंगे जिससे कि हमारा टाइम एंड कॉस्ट बचेगा। अगर इन केस अगर वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होता है मार्केट में, तो हम प्रोटोटाइप तक ही रुक जाएंगे और हम न्यू जो भी हमारे आइडियाज़ और भी बचे हुए आइडियाज़ हैं उन्हें हम दोबारा से रीवैल्यूएट करेंगे, रीस्क्रीन करेंगे और फिर दोबारा से हम प्रोटोटाइप डेवलप करेंगे। आइट्रेशन। अब जो भी हमने प्रोटोटाइप डेवलप करके मार्केट में एवैल्यूएशन के लिए भेजा है, तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो भी हमें कस्टमर से फीडबैक मिलेगा, तो अगर कोई चेंजेस हमें करने रहते हैं तो वो भी हम नेसेसरी चेंजेस आइट्रेशन के अंदर कर देते हैं। इसके अंदर हम अर्लियर स्टेजेस पे वापस जाते हैं और हम अपने कंसेप्ट के अंदर देखते हैं कि हमने ऐसा क्या चीज़ इन्वॉल्व नहीं करा है जो कि हमारे कस्टमर को चाहिए, और उसके बाद हम जो भी नेसेसरी चेंजेस हैं वो कर देते हैं और अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ये चीज़। हम अपने कंसेप्ट को रीवैल्यूएट करते हैं, डिज़ाइन को रीवैल्यूएट करते हैं, मटेरियल्स को रीवैल्यूएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर फीडबैक। इसके अंदर भी कई सारे टीम्स का कोलैबोरेशन रहता है, जैसे कि डिज़ाइन टीम इसके अंदर इन्वॉल्व रहती है, इंजीनियरिंग टीम, मैन्युफैक्चरिंग टीम, क्वालिटी एश्योरेंस टीम, ये सारी टीम्स इन्वॉल्व रहती हैं एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर, जिससे कि हमारे कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट्स और जो भी स्पेसिफिकेशन चाहिए उन्हें प्रोडक्ट के अंदर वो फुलफिल हो पाएँ। और ये काफ़ी क्रिटिकल स्टेज होता है फाइनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हम कस्टमर की नीड्स और स्पेसिफिकेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, टेस्ट करते हैं प्रोटोटाइप के थ्रू, और जो भी नेसेसरी चेंजेस हैं प्रोडक्ट के अंदर वो हम मेक कर देते हैं, बना देते हैं। अल्फा टेस्टिंग। अब हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले हम एक अल्फा टेस्टिंग करते हैं, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंटरनल एक्टिविटी होती है। इसके अंदर हम देखते हैं जो भी हमारे प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उन्हें हम इंटरनली फिक्स करते हैं बिफोर लॉन्चिंग दी प्रोडक्ट टू दी पब्लिक। अल्फा टेस्टिंग के अंदर हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। बीटा टेस्टिंग के अंदर हम एक बीटा वर्जन, एक टेस्ट वर्जन अपने प्रोडक्ट का मार्केट में लॉन्च कर देते हैं यूज़र के यूज़ के लिए, जिससे कि हमें उनका फीडबैक मिलता है और एक रियल टाइम सिनेरियो मिलता है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमें अपने प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी है, क्या हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल सही है जैसा कि हमने आइडिया जनरेट करा था, जैसे कि कस्टमर की नीड थी उस हिसाब से हमारा प्रोडक्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सो बीटा वर्जन हम प्रोडक्ट को कस्टमर के पास लॉन्च कर देते हैं उसके यूज़ के लिए। अल्फा टेस्टिंग के अंदर हम प्रोडक्ट लॉन्च से पहले अपने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको इवेलुएट करते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट चीज, प्रोडक्ट लॉन्च। अब इस पॉइंट पे हमने, जैसा कि हमने देखा कि हमने कितने सारे स्टेजेस को पार करा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर, फ्रॉम दी पार्ट ऑफ फ्रॉम दी स्टार्टिंग आइडिया जनरेशन के अंदर हमने आइडियाज जनरेट करे, और करते 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 हमने प्रोडक्ट लॉन्च के अंदर आ गए हैं। अब इसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट को न्यू न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, और हम अपनी मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर सपोर्ट टीम्स को रेडी रखते हैं, जिससे कि वो हमारे जो भी सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च के अंदर जो भी एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स पे फोकस करेगा उस प्रोडक्ट की, मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसका प्रमोशन करेगा, कस्टमर सपोर्ट इन केस अगर कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है कस्टमर को, तो कस्टमर सपोर्ट उसको सॉल्व करेगा। सो हमें इन सारी टीम्स को तैयार रखना है अपने प्रोडक्ट लॉन्च के टाइम पे, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च बने और हमारे प्रोडक्ट को काफ़ी जल्दी ग्रोथ मिले मार्केट के अंदर। अब अगर हमें मार्केट में उतरते टाइम अगर हमें कुछ कंडीशंस का ध्यान रखना है, कुछ पैरामीटर्स का ध्यान रखना है, तो उन्हें भी देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है बिल्कुल मार्केट में उतरते हुए। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारे कस्टमर्स ही हमारे ऐसे पर्सन है जिनके ऊपर हमारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट बिल्कुल टिका, और अगर हमारा कस्टमर ही प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा तो हमारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस फेल हो जाएगा। सो हमें हमें ये देखना है कि हमारे कस्टमर्स उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, और क्यों हमारे प्रोडक्ट को वो परचेज करेंगे, हमारे प्रोडक्ट के अंदर ऐसा क्या है। सो सबसे पहले हमें कस्टमर का ये बिहेवियर एनालाइज करना है, बायर के पर्सोनास को डेवलप करना है, क्रिएट करना है, और उनके रोल्स क्या है हमारे प्रोडक्ट के अंदर, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट से, उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं जिन्हें हम टारगेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचते वक्त। वैल्यू प्रोपोजिशन के अंदर हम ये देखते हैं कि हम अपने कॉम्पिटिटर से क्या डिफरेंट चीज़ अपने प्रोडक्ट के अंदर ऑफर कर रहे हैं अपने कस्टमर को, और कैसे और क्यों हमारा प्रोडक्ट कोई कस्टमर सेलेक्ट करेगा इंस्टेड ऑफ आर कॉम्पिटिटर, हमारे कॉम्पिटिटर को क्यों सेलेक्ट नहीं करेगा और क्यों हमारे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेगा, ऐसा हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज़ है, हमें वो देखनी है। क्या हमारे कस्टमर को वैल्यू ऐड कर रहा है हमारा प्रोडक्ट, और क्या चीज़ हमारे प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट है जो कि कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। सो वैल्यू प्रोपोजिशन का हमें ध्यान रखना है प्रोडक्ट लॉन्च करते टाइम।
मैसेजिंग मैसेजिंग के अंदर हम ये देखेंगे कि हम जो भी हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू है जो कि हम कस्टमर को ऐड करने वाले हैं, सो हम उस वैल्यू को कम्युनिकेट कैसे करेंगे अपने कस्टमर को कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर ये फीचर्स हैं, ये आपके इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकता है। सो हम उसे अपने वैल्यू को कम्युनिकेट करने का एक तरीका देखेंगे, ढूंढेंगे और अपने कम्युनिकेट करेंगे अपने पोटेंशियल कस्टमर को कि सर ये प्रोडक्ट हमारा आपके इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व कर सकता है और आपके इस वैल्यू को ऐड कर सकता है, आपके इतने प्राइस के ऊपर आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं और ये आपकी इतने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। तो हमें एक कम्युनिकेट करना है अपने कस्टमर को प्रोडक्ट की वैल्यू, कि वो किस तरह से हमारे प्रोडक्ट से अपनी वांट को, अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सकता है। चैनल्स की हम बात करें तो इसके अंदर हम मार्केटिंग चैनल्स को अच्छे तरीके से चूज करना है जो कि सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग चैनल हो, जिससे हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकें। जैसे कि ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। वेबसाइट बिल्ड करके हम उसके ऊपर अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, प्रेस रिलीज कर सकते हैं। कई सारे मेथड्स हैं मार्केटिंग चैनल्स को चूज करने के, बट एक ऑर्गेनाइजेशन को नेचर ऑफ द प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, अपने टारगेट मार्केट के अकॉर्डिंग एक ऐसा मीडियम सेलेक्ट करना है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो, जिससे उन्हें ग्लोबल रीच मिले और काफ़ी ज़्यादा क्विक हो, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो। हमें इसके अंदर कॉन्स्टेंटली अपनी मेजर करना है अपने परफॉर्मेंस को। जो भी हमारा प्रोडक्ट लॉन्च के बाद जो भी हमारा प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स रहेगा मार्केट से, हमें देखते रहना है, ट्रैक करते रहना है कि हमारे प्रोडक्ट को किस तरह से परफॉर्मेंस मिल रही है मार्केट के अंदर, कितने लोग उसे खरीद रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स उस प्रोडक्ट के साथ फेस कर रहे हैं। तो इन्हें हमें कॉन्स्टेंटली ट्रैक करना होगा। हमें सिर्फ ये नहीं करना कि हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और हमने उसे मार्केट के अंदर छोड़ दिया। हमें उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहना है। हमें ये देखते रहना है कि किस तरह से उसकी सेल आ रही है, क्या उसकी सेल ग्रो कर रही है या फिर उसकी सेल कांस्टेंट है, क्या हमारे मार्केटिंग चैनल्स ऐसे तो नहीं है जो कि लिमिट कर रहे हैं हमारे कस्टमर्स को, कहीं हमारे टारगेट कस्टमर तक हमारा प्रोडक्ट पहुंच पा भी रहा है या नहीं पा रहा है। एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च के लिए हमें अपनी मेजर्स परफॉर्मेंस को ट्रैक करना चाहिए टाइम टू टाइम, और एडजस्टमेंट करनी चाहिए इनकेस अगर कोई प्रोडक्ट के साथ प्रॉब्लम आ रही है तो हमें हाथ के हाथ उसे सॉल्व करते रहना है। यही था हमारा आज की इस वीडियो के अंदर कंसेप्ट। इसके अंदर मैंने आपको न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का पूरा कंसेप्ट बताया और पूरा प्रोसेस बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।